नाउ विल स्टडी अबाउट इलेक्शन कैंपेन, मतलब कि इलेक्शन की कैंपेनिंग कैसे होती है। देखो, हमने अभी क्या देखा, इससे पहले वाला टॉपिक क्या था, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या हमें रोक लगाना पड़ता है, क्या क्या हमें उन्हें बताना पड़ता है अगर हमें कैंडिडेट बनना है तो अब हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन, मतलब कि जब इलेक्शन हो गया भाई, कि वोटर्स लिस्ट हमने बता दी कि वोटर्स की लिस्ट बनती है, कैंडिडेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, वोटिंग कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे पीपल्स को लिया जाता है, मतलब हमने हर एक चीज़ देख ली, इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हमने सब देखा। लेकिन अभी इलेक्शन कैंपेन अब हम देखेंगे। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, मतलब कि जब आपका इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है कि भाई अब इलेक्शन होगा, मतलब कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो सब बढ़ जाती हैं, है ना। तो क्या होता है, तब जो इलेक्शन होता है, तो जब इलेक्शन का अनाउंस कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, लोग जो होते हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो प्रसार प्रचार अपना मतलब बताते हैं कि वो क्या करेंगे, उनका प्रोपोगेंडा क्या है, क्योंकि उन्हें तो भाई वोट चाहिए, तो वोट मांगने जाते हैं। इसी को हम इलेक्शन कैंपेनिंग कहते हैं, इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। तो अब देखते हैं इसको पूरा पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल टू अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज दे प्रेफर। तो क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो मेन पर्पस होता है इलेक्शन का, वो क्या होता है कि पीपल्स को ये चांस दे दिया जाए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। तो जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज़ है, ये उन्हें ये वो देती है कि वो ऐसा कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसीलिए कि लोगों को उनका चांस मिले उनके रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, देखो भाई, लोग जो होते हैं उनको फ्री और ओपन डिस्कशन भी करना चाहिए, है ना। मतलब कि ओपन डिस्कशन सबसे करें लोगों से, अब एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं वो, उनकी अगर मर्ज़ी हो तो दूसरे के जितने भी दूसरे लोग हैं उनसे डिस्कशन करके वो जान सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा है, इसे हम चूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए ओपन डिस्कशन वो करते हैं अबाउट हु इज़ बेटर, कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन उनका भला करेगा, कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छा गवर्नमेंट बनाएगी, और कैसे कौन अच्छा पॉलिसीज़ देगा उन्हें। तो इसलिए वो डिस्कशन भी करते हैं। दिस इज़ वॉट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। तो ये कब होता है, जब इलेक्शन कैंपेन होता है, मतलब कि लोग जब कैंडिडेट्स अपना इलेक्शन कैंपेन करते हैं, मतलब कि प्रचार प्रचार करते हैं। इन अ कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। पोलिंग मतलब वोटिंग, यहाँ पे आप पोलिंग का मतलब अगर नहीं जानते तो दैट इज़ वोटिंग। पोलिंग का मतलब होता है वोटिंग, ठीक है। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या होता है कि जो कैंपेन्स, मतलब कि कैंपेन्स जो होता है ना, इलेक्शन कैंपेन, अपनी पार्टी का प्रचार करना जो कैंडिडेट्स करते हैं ना, वो कब करते हैं, वो जब अनाउंसमेंट की बात करते हैं। कौन से अनाउंसमेंट की बात करते हैं, जब कैंडिडेट्स का जब कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाता है, उनके फाइनल लिस्ट का हो जाता है अनाउंसमेंट। कहने का मतलब कि अगर ये हमारी इंडिया है, तो इंडिया जो है, इंडिया के जो सारे पार्ट्स हैं, राइट, इसके सारे जितनी पार्ट्स हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहते हैं। तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि हाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये पार्टी के कैंडिडेट्स रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मतलब कि जब कैंडिडेट्स का हो जाता है, जब ये कैंडिडेट्स का सारा सब कुछ हो जाता है, सब अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट्स के बाद यहाँ पे क्या होता है, वोट होता है, राइट, वोटिंग होती है। तो वोटिंग होती है जो मतलब कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स इधर सॉरी in a country such campaigns take place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। इसके बाद क्या, जब वोटिंग होती है, मतलब कि पोलिंग, डेट ऑफ पोलिंग जो होती है, जिस दिन वोटिंग होती है और जिस दिन कैंडिडेट जो है एकदम फाइनल रिजल्ट निकल आता है कि हाँ सारे जगह में, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कैंडिडेट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में, कैंडिडेट्स के बढ़ने के बीच में और वोटिंग के बीच में, जब वोटिंग जिस दिन वोटिंग होती है उसके बीच में ये जो 2 वीक का
टाइम होता है, 2 वीक का टाइम पीरियड दिया जाता है। किसे? 2 वीक का टाइम पीरियड दिया जाता है कैंडिडेट्स को, ताकि वो अपने पार्टी का प्रसार प्रचार कर सके। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपने प्रोपोगंडा को नहीं फैलाएंगे, तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए 2 वीक का टाइम दिया जाता है ताकि वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर सके। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट दियर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज दियर सपोर्टर्स। तो इसी पीरियड में, इस 2 वीक के पीरियड में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं, मतलब वोटर्स से मिलते हैं, वोटर्स को अपना कहते नहीं, कभी कभी आते नहीं है वोटर्स, लोग आते हैं प्रसार प्रचार करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हर एक अपना प्रोपेगेंडा बताते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स में भी जाते हैं। टीवी में आता नहीं है, टीवी में लाइव मीटिंग करते हैं। सोशल मीडिया पे हमेशा जमे रहते हैं। मतलब अपने जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, मतलब कि जो पार्टीज़ के सपोर्टर्स होते हैं, जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो भी उनका हेल्प करते हैं कि हाँ भाई हमारी पार्टी को वोट करो। तो ऐसा होता है। तो दिस ऑल्सो द period when newspapers and television news are full of election related stories and debates। तो यही टाइम पीरियड होता है ना कि जब न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, न्यूज़ जो होती है ना, टेलीविजन जो न्यूज़ दिखाती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज से भरे हुए होते हैं, उनकी डिबेट से भरे हुए होते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू 2 वीक्स ओनली। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है ना, मतलब अपना प्रसार प्रचार करना, वो केवल यही 2 हफ्तों में, इस टाइम पीरियड में ही नहीं रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। तो जानते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो महीनों पहले से अपने आप को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेती है कि भाई उन्हें भी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो लोगों को खुश कैसे करेंगी। तो देखो, जो पार्टीज़ होती है ना, वो अपना प्रसार प्रचार करने के लिए, अब देखो पार्टीज़ हैं, अब पार्टीज़ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम आपके कंट्री के लिए अच्छे हैं, हम आपके स्टेट के लिए अच्छे हैं, हमें चूज़ करिए। अगर पीएम बनना है तो हम आपके कंट्री के लिए अच्छा है, अगर सीएम बन रहा है तो हम आपके स्टेट के लिए अच्छे हैं। तो इसी तरह से जो पार्टीज़ होती है ना, वो ना अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करती हैं और उसमें अपने अपने थॉट्स देती हैं। कैसे देती हैं? वो स्लोगन्स दे के स्लोगन्स का यूज़ करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने जो भी पॉपुलर स्लोगन्स भी होते हैं ना, स्लोगन्स का तो यूज़ करती हैं, और कुछ पॉपुलर स्लोगन्स भी होते हैं जिनका यूज़ वो करके जीतती हैं पार्टी। तो यही होता है। तो इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट them to vote for their party on the basis. Let us take at some of the successful slogans given by different political parties in various elections। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं ना, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ पे फोकस करती है कि पब्लिक किस पे अटेंशन देगी। मतलब पब्लिक किस चीज़ की परेशान है। को जिस कंट्री में, जैसे कि कोई बच्चा है तो वो अगर चॉकलेट के लिए परेशान है कि उसे चॉकलेट चाहिए और आज ही के दिन चाहिए, अभी चाहिए, तो अगर आप उसे चिप्स पकड़ाओगे तो उसको वो नहीं अच्छा लगेगा ना। एक इंसान तभी आता है आपको चिप्स पकड़ाता है, और एक इंसान तभी आता है आपको चॉकलेट पकड़ाता है। और बच्चे को चॉकलेट खाने की ही ज़िद थी, तो वो क्या लेगा, किसे चूज़ करेगा? वो चॉकलेट को चूज़ करेगा। हाँ, कुछ बहुत ही बुद्धिमान होते हैं जो कि चॉकलेट चिप्स दोनों को चूज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मली सी एक कंडीशन बता रही हूँ कि यही होगा ना। मैं पार्टीज़ तो दो नहीं चूज़ कर सकता, पार्टीज़ तो एक ही चूज़ किया जाता है। तो उसके अगर चॉकलेट चाहिए तो वो चॉकलेट ही लेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि पब्लिक को जो चाहिए होता है उस समय पे, जिस समय इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो जितनी भी पार्टीज़ जो होती है ना, वो वैसे स्लोगन्स देती हैं, बिग जो इश्यूज़ होते हैं उसे फुलफ़िल करने का वादा करती हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक। वो पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहती हैं उस इशू की तरफ कि ये इशू है आपकी कंट्री में, आपकी स्टेट में, तो हम इसे मिटाएंगे। तो वो ऐसा करती हैं एंड गेट देम टू वोट फॉर दियर पार्टी।
और कहती हैं अगर आप मेरी पार्टी को वोट देंगे तो ये होगा, हम ऐसा करेंगे और ये इशू जो हमारे देश में चल रही है या फिर हमारे स्टेट में चल रही है वो चली जाएगी। सो अब हम इसी की तरह से कुछ स्लोगन्स को देखेंगे जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिया है इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो द इलेक्शन पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गिव दिस स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971। द पार्टी प्रॉमिस्ड टू रीओरिएंट ऑल दी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो इस समय क्या हो रहा था, देखो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी लेड कर रही थी और उन्होंने एक स्लोगन दिया था। ये कब की बात है, 1971 की बात है, जब कांग्रेस, देखो 1971 की बात है और कांग्रेस पार्टी जो थी जिसको इंदिरा गांधी जो है वो लीड कर रही थी, उन्होंने क्या कहा, ये रिमूव पॉवर्टी वाला स्लोगन दिया। ये रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन क्यों दिया, फालतू में देंगी क्या, अगर आपके पास जो चीज़ है, अगर कोई कहेगा कि भाई अगर तुम्हारे पास मोबाइल है और मैं आपसे कहूँगी कि भाई लो मोबाइल लो, हम तुमको मोबाइल देंगे अगर तुम ये करोगी मेरा, तो तुम तो यही कहोगे ना, अगर हम फ्री में दे रहे हो तो आप ले लोगे। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है और हम कहेंगे कि अगर ये करोगे तुम तो हम ये तुम्हें मोबाइल दे देंगे, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि भाई मेरे पास मोबाइल है, तुम अपना अपनी शर्त अपने पास रखो और अपना मोबाइल अपने पास ले जाओ। तो इसीलिए रिमूव पॉवर्टी का ऐसे ही तो स्लोगन दे नहीं देंगी, उस समय पॉवर्टी गरीबी चल रही होगी, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था, तो उस समय गरीबी चल रही होगी वहाँ पे। तो इसी वजह से रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 में गरीबी चल रही थी। तो पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, वो कंट्री में से मतलब सीधा उनका वही था कि वो कंट्री में से गरीबी को हटा देंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, आपने सुना भी होगा गरीबी हटाओ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, वो हुआ तो ऐसा था ही नहीं, उन्होंने गरीबी कुछ नहीं हटाई थी, वो तो जीतने खाएगा और वो जीती भी थी। अब वैसे ये नहीं कहेंगे कि आप लिख मत देना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था एग्ज़ाम में। Now, second point, Save Democracy for this was the slogan given by Janata Party under the leadership of Jai Prakash Narayan. The Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. अब क्या हुआ कि सेव डेमोक्रेसी, ये जो सेव डेमोक्रेसी ये एक स्लोगन दिया गया था जिसको जनता पार्टी ने दिया था। ये जनता पार्टी ने दिया था, जिसको कौन लीड कर रहा था, जिसे जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे। ये कब हुआ था, 1977 में हुआ था। तो ये जो हुआ था ना, ये लोकसभा इलेक्शन था, मतलब कि पीएम को चूज़ करने के लिए हुआ था। ये पीएम को चूज़ करेंगे, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक एमपी को चूज़ करने के लिए हुआ था। तो इसमें 1977 में हुआ था ये। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो सेव डेमोक्रेसी, उस समय ऐसा हुआ था कि ये जो इंदिरा गांधी है ना, ये वाला स्लोगन क्यों दिया गया था। अब देखो, सारे स्लोगन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, अगर आप पूरा इंटीरियर से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। सेव डेमोक्रेसी सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय जानते हो इंदिरा गांधी ने एमरजेंसीज जो है काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, एमरजेंसी ज़्यादातर लगा दी थी। इसी वजह से क्या होता था, लोगों का जो बिहाफ है ना वो नहीं जाता था, लोग अपनी बात कह नहीं पाते थे, तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो हट रही थी। इसी वजह से जयप्रकाश नारायण जी ने ये जो थे जनता पार्टी के अंडर, उन्होंने क्या कहा, एक स्लोगन दिया जिसका नाम था जिसको जो है सेव डेमोक्रेसी, लोकसभा के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए, मतलब कि पीएम के इलेक्शन के लिए। तो पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी यहाँ पे एमरजेंसीज लगाई जा रही है ना वो, और जो सिविल लाइबर्टीज़ हैं उसे रिस्टोर करेंगी, मतलब जो नागरिकों के हक हैं उन्हें दिलाएगी और एमरजेंसी को हटाएगी। तो ये हुआ था उनके बिहाफ में, और उनको मतलब कि वो जीत भी गए थे। तो ये सारे पॉपुलर स्लोगन्स हैं। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। अब क्या हुआ, 1977 में एक लैंड टू द टिलर, ये लैंड टू द टिलर, तो ये हुआ था। अब ये लैंड टू द टिलर क्या है ये देखते हैं। तो ये जो लैंड टू द टिलर है, इसका नाम आपने अभी देखो, हमने सेव डेमोक्रेसी पढ़ा, ऊपर हमने क्या पढ़ा, पॉवर्टी को हटाओ, है ना, तो गरीबी हटाओ वाला पढ़ा था। तो वो हमें नाम ही से पता चल रहा था और जाना माना था, लेकिन आपने लैंड टू द टिलर नहीं सुना होगा। ये भी काफ़ी वैसा है
जाना माना स्लोगन है, जो कि वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन मतलब कि स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन मतलब कि स्टेट इलेक्शंस में हुआ था। वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शंस में 1977 में क्या हुआ था, लैंड टू दी टिलर हुआ था। तो ये लेफ्ट फ्रंट ने यूज़ किया था इस स्लोगन को, मतलब कि वेस्ट बंगाल के एरिया में, ये वेस्ट बंगाल के एरिया में लैंड टू दी टेलर का यूज़ हुआ था। कहने का मतलब, टेलर का मतलब होता है फार्मर्स, तो फार्मर्स को लैंड दिलाओ, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था जानते हो, वेस्ट बंगाल में जितने भी लैंड्स थे, ज़्यादातर लैंड्स किसके पास होते थे, लैंड लॉर्ड्स के पास होते थे, बड़े बड़े लोगों के पास होते थे। और जितने भी फार्मर्स होते थे उनके पास लैंड्स काफ़ी कम होते थे। तो अब फार्मर्स को लैंड दिलाने के लिए हुआ था। फार्मर्स जो थे केवल लैंड लॉर्ड्स के लैंड्स पे काम करते थे और उन्हें पैसे भी कम मिलते थे, और उनके लैंड्स भी उनके खुद के लैंड्स नहीं होते थे, इसीलिए लैंड टू दी टिलर यूज़ किया गया था ताकि वो पार्टी जीत जाए। अब लास्ट स्लोगन अभी यहाँ का है कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज वॉज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन से 1983। क्या हुआ था 1983 में, क्या हुआ था 1983 में सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट, मतलब तेलुगुज की सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी यहाँ पर तेलुगुज देख रहे हो आप, तो आप समझ ही गए होगा कि यहाँ पे तमिलनाडु की बात ही होगी, तमिलनाडु के ही आसपास की बात होगी। तो क्या कहा गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, तेलुगुज के आत्मसम्मान को रिस्पेक्ट दो। तो उस समय ये किसने दिया था स्लोगन, ये स्लोगन एन.टी. रामा राव ने, ये लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के, आंध्र प्रदेश में ये पार्टी है, ठीक है, तो वहाँ के लीडर थे। तो इन्होंने 1983 में ये स्लोगन दिया था। अब ये क्यों दिया था, क्या पता तेलुगुस की रिस्पेक्ट वहाँ पे अच्छी ना हो रही हो, मतलब चल ना रही हो, लोग उन्हें बेइज्जत कर रहे हो, तो ऐसे इसी वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। तो मतलब हर एक स्लोगन के पीछे ना उस समय कोई ना कोई कारण होता है, तो इसी वजह से स्लोगन दिए जाते हैं। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to, but it is sometimes necessary to regulate। कहने का मतलब कि जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ दिया जाए एंड कैंडिडेट्स को भी फ्री कर दिया जाए कि वो इलेक्शन कैंपेन्स करें जैसा वो चाहते हैं। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट, लेकिन ये कभी कभी क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्प्लीट। मतलब कि देखो, सबके पास ये कहा जा रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स को फ्री होना चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन्स कर सके जैसा वो चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाता है, ये नेसेसरी हो जाता है to regulate to ensure that every political parties and candidate gets a fair and equal chance to compete। कहने का मतलब फेयर और इक्वल चांस दिया जाए। कहने का मतलब कि जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये हो गई, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी ये हो गई। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी नीचे है, क्योंकि आप जानते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसे बांटी गई हैं, SC और ST को बांटी गई है ना। तो SC और ST अपने आप को कम ना समझें और उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, मतलब कंपटीशन करने का एक फेयर और इक्वल चांस दिया जाए कि भाई जो ये कर रहा है वो भी ये करने का हक पाए, कि अगर ये ऊंचा है या फिर जनरल में है तो ये नहीं कि इसे हम ज़्यादा वो दे रहे हैं और इससे कम दे रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट कम दे रहे हैं, तो इसलिए इक्वल चांस दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई जाएंगी जो कि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं कर सकता। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब कि वोटर्स को ना ही आप मार धाड़ के रोक सकते हो, डरा धमका के रोक सकते हो, ना ही आप उन्हें अपने उसमें पैसा देके वो कर सकते हो। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ना ही उन्हें कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे उन्हें वो बताया जाए कि आप इस रिलीजन को हो, आपको हमें वोट देना पड़ेगा। मतलब
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे आप इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड, मतलब आप गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट का भी तो पैसा होता है ना। आप गवर्नमेंट की रिसोर्सेज से गोल्ड होते हैं, कोल होते हैं, ये सब आप गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो मतलब गवर्नमेंट का भी तो बहुत सारा वर्क होता है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप उसको यूज़ करो, तो गवर्नमेंट की चीज़ों को आप नहीं यूज़ कर सकते। स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। जो असेंबली इलेक्शन होता है, मतलब कि जो स्टेट लेवल पे होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है ना, उसमें आप 10 लाख यूज़ कर सकते हो, 10 लाख पैसा यूज़ कर सकते हो। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब असेंबली इलेक्शन हो रहा है, मतलब स्टेट लेवल पे हो रहा है, सीएम को चूज़ करने के लिए हो रहा है, एमएलए पहले चूज़ होता है ना, जब सीएम चूज़ होता है, तो आप 10 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जब क्या नाम से लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो आप 25 लाख को ही यूज़ कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब 25 या फिर 25 से, अच्छा नहीं, स्पेंड मोर दैन 25, मतलब 25 से ज़्यादा आप ही यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये बताया जाता है कि आप 25 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। सबकी हर एक चीज़ लिमिटेड होती है। तो if they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सो उनका जो इलेक्शन होगा ना, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ऐसा कर दिया जाएगा कि उनका जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर हो जाएगा। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns। तो हमारे लॉज के हिसाब से क्या होगा, हमारे लॉज में एक एडिशन हुआ है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है कंट्री में, उन्होंने इस चीज़ से एग्री किया है कोड ऑफ कंडक्ट से फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। मतलब कि इलेक्शन कैंपेन्स जो होते हैं उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एग्री किया है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इसके हिसाब से कोई भी पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, ये देखो, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। वो कोई भी ऐसी प्लेस को यूज़ नहीं कर सकता जहाँ पे पूजा होती हो, वर्शिप मतलब मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, तो वहाँ पे वो प्रसार विचार नहीं कर सकता अपना, ना ही धर्म वर्म के बेसिस पे वैसा कुछ कर नहीं सकता, और भगवान के सामने खड़े होकर वह ऐसा इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकता है। नो पार्टी हियर, हाँ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस। कहने का मतलब कि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी व्हीकल्स हो, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट की एयरक्राफ्ट्स जितनी भी होती हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को यूज़ वो नहीं कर सकते इलेक्शंस के लिए या फिर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। नो पार्टी और नो कैंडिडेट वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मतलब कि जब एक बार जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया था ना, 2 वीक का टाइम पीरियड, आपने देखा है पहले कि दो वीक के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग आप करते हो। लेकिन एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया, इलेक्शन ये 2 वीक के जो आपको इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम दिया जाता है, इससे पहले क्या, मतलब कि जब हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलग हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूंसी जब फाइनल हो जाता है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो उसके बाद आपको इलेक्शन कैंपेनिंग, मतलब अनाउंस हो जाता है ना कि कैंपेनिंग हो, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है वो बढ़ चुकी हैं, तो उसके बाद आप इलेक्शन कैंपेनिंग कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या आता है, वोटिंग का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, तब आप कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये भी, और मतलब कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो, पब्लिक को कोई भी वो नहीं कह सकते हो कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ कोई भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप नहीं बोलोगे, बिग पॉलिसीज़ आप मतलब बिग पॉलिसीज़ आप दोगे, ये सब आप नहीं कह सकते। ओनली फॉर 2 वीक्स जो होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। मतलब कि पॉलिंग मतलब आपको मैंने बताया था, दैट इज़ वोट्स। तो वोट्स जिस दिन वोटिंग होती है, मतलब वोट्स नहीं वोटिंग, जिस दिन वोटिंग होती है, और वोट्स की गिनती कैसे होती है वो भी आपको इसमें पता चलेगा अच्छे से।
ये देखो, यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स का नाम लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे देखो पार्टी का नाम लिखा है। यहाँ पे देखो आप, ये सारी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। इधर वोट्स पोल्ड मतलब कि वोटिंग जो हुई है तो उसके नंबर्स लिखे हुए हैं। परसेंट ऑफ वोट्स के परसेंट भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको परसेंट दिख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ होता है। तो ये गुलबागरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इलेक्शन के रिजल्ट्स वहाँ के हैं। ये इलेक्शन टू लोकसभा, मतलब लोकसभा 2014 में हुआ है। ये लोकसभा मतलब कि पीएम को चूज़ करने के लिए हुआ है। ये एमपी को चूज़ किया गया है पहले, उसके बाद पीएम को चूज़ करने के लिए। तो ये अभी आपको पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट तब आपको पता चलेगा इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई और चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर कोई और चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ बताइए कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और वीडियोस प्रमोट करूँ आप तक। थैंक यू।